There are two tanks next to each other having cross-sectional area A1 and A2. They are interconnected by a narrow pipe having area of cross-section equal to A naught. Initial height of water in two tanks is H1 H2 measured from the level of the pipe. Assume that the flow is ideal and behave in a way similar to the discharge in air. Calculate the time needed for the water level in two tanks to become same. तो यहाँ पर देखा जाए तो दो टैंक है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। दोनों टैंक को एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में दिया है A0 एंड A0 मच लेस देन A1 एंड A2 है। साथ में करा कि नैरो ट्यूब से जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास यानी टैंक के अंदर वो A2 वाले का हो गया H2 और A1 वाले का दिया है H1 के इक्वल। तो नो डाउट हमारे पास जो फर्स्ट टैंक है उसका वाटर लेवल डाउनफॉल होगा और जो सेकेंड टैंक है उसका वाटर लेवल अपवर्ड मूव करेगा। कभी न कभी दोनों टैंक का वाटर लेवल सेम लेवल पर आएगा, उसी मोमेंट को पूछा है, उसी टाइम को पूछा है। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि किसी मोमेंट पे किसी इंस्टेंट पर लेट से हम कह दें कि फर्स्ट टैंक का जो हाइट है वो x1 के इक्वल है, सेकेंड टैंक का जो हाइट है वो x2 के इक्वल है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टैंक का वाटर लेवल है वो डाउनफॉल होगा और सेकेंड टैंक का वाटर लेवल अपवर्ड मूव करेगा। उस स्टार्टिंग में जिस स्टैंड पर ये हाइट x1 एंड x2 है उस स्टैंड पर हम मान लेते हैं कि दोनों के वर्टिकल कॉलम में जो डिफरेंस है वाटर लेवल में डिफरेंस है वो y के इक्वल है। तो जब वाटर लेवल यहाँ पे डाउनफॉल होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नो डाउट हमारा y डिक्रीज करेगा। हम मान लेते हैं कि y डिक्रीज किया बाई ए डिस्टेंस ऑफ dy से। अब dy होगा किसके इक्वल, इधर से देखा जाए तो ये dx1 से नीचे आया डाउनवर्ड आया और ये dx2 से ऊपर राइज कर गया। तो ये dx1 से अगर डाउनवर्ड आ रहा है, ये dx2 से अगर अपवर्ड जा रहा है तो नो डाउट जो dy होगा वो एक्चुअली में dx1 और dx2 के ही एडिशन के इक्वल होगा, क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम है वो डिक्रीज करेगा और ये चूँकि हाइट इंक्रीज कर रहा है ये हाइट डिक्रीज कर रहा है तो ये ऑलरेडी अपवर्ड यानी जस्ट हमारा जो y है वो डिक्रीज करेगा और जिस हाइट से डिक्रीज करेगा वो कह सकते हैं dx1 और dx2 के एडिशन के इक्वल होगा। बट इसको मैथमेटिकली देखते हैं। फर्स्ट तो ये देखें कि हम मान लेते हैं कि dx1 हाइट से इसका डाउनफॉल हुआ तो इसका dx2 हाइट से अपवर्ड मूवमेंट होगा। जस्ट इस पोर्शन का जो वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है वो ये वॉल्यूमेट्रिक पार्ट जस्ट इस वॉल्यूमेट्रिक पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ का जो भी कंटेंट है वो एक तरह से शिफ्ट हो गया इस वाले पोर्शन में। तो दोनों का कंटेंट हम पहले सेम कर देते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कर दें। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एरिया A1 है, डाउनफॉल हुआ dx1 तो A1 dx1 हुआ। यहाँ का एरिया A2 है, ये अपवर्ड राइज किया बाई ए डिस्टेंस ऑफ dx2 से तो उसका वॉल्यूमेट्रिक पार्ट A2 dx2 के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट आ गया A1 dx1 इक्वल टू A2 dx2। अब बात करें हम y के और x1 और x2 के बीच में रिलेशन, तो y इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सिंपल लिख सकते हैं दैट x1 इक्वल टू y प्लस x2 के इक्वल। इट मीन्स y इक्वल टू x1 माइनस x2 के इक्वल है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy इक्वल टू नो डाउट dx1 माइनस ऑफ dx2 के इक्वल होगा। लेकिन मैथमेटिकल सोचें तो जो हमारा x1 है वो डिक्रीज कर रहा है, जो हमारा x2 है वो इंक्रीज कर रहा है और जो y है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो जस्ट एक रेट है एक तरह से dy बाई डी टी, dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी, ये रेट है एक तरह से। तो अगर हम dy को लिखें तो dy मैथमेटिकली निगेटिव होगा क्योंकि y हमारा डिक्रीजिंग है।
dx1 की बात करें तो ये भी डिक्रीजिंग है, वो भी निगेटिव लिखेंगे। dx2 की बात करें तो वो इंक्रीजिंग है। सो इसके साइन में नो चेंज। तो dy इक्वल टू आ गया dx1 dx2 के एडिशन के इक्वल। और पहले भी बोला था कि ये डाउनफॉल होगा dx1 से, ये अपवर्ड मूव किया बाय ए डिस्टेंस ऑफ dx2 से। तो जस्ट dy किसके इक्वल होगा, dx1 और dx2 के एडिशन के इक्वल होगा। अब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड के इक्वेशन का यूज कर लें, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मर्ज करने के बाद या तो y को हम रिलेट करें इन टर्म्स ऑफ x1 या y को रिलेट करें इन टर्म्स ऑफ x2, तो मैं इन टर्म्स ऑफ x1 रिलेट कर दे रहा हूँ। तो dy इक्वल टू आ गया dx1 प्लस dx2, यहाँ से उठा के पुट करें तो a1 बाई a2 इंटू dx1 के इक्वल है। हैंस दैट इक्वल टू 1 प्लस a1 बाई a2 इंटू dx1 आ गया, यानी दैट इज द रिलेशन बिटवीन द dy एंड dx1। तो dy इक्वल टू 1 प्लस a1 बाई a2 इंटू dx1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इस मोमेंट पर अगर हम कहें कि इस ट्यूब के अंदर फ्लो वेलोसिटी क्या है, जिस स्टैंड पर ये हाइट हमारे पास x2 के इक्वल है और ये हाइट x1 के इक्वल है, तो फ्लो वेलोसिटी किसके इक्वल होगा। इसके लिए हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक m और एक n, और m और n पॉइंट पर हम बर्नौली अप्लाई कर लेते हैं। m पॉइंट जस्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, n जो पॉइंट है जस्ट ट्यूब के इनसाइड है, जस्ट ट्यूब के इनसाइड। तो नो डाउट m पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी होगी और n पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी होगी। जो m पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो टेंस टू 0 होगी, बट n पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ फाइनाइट होगी, वो हमें निकालना है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A1 है वो मच ग्रेटर देन ट्यूब का एरिया। हैंस इस पॉइंट पर जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो टेंस टू 0, बट यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी कुछ फाइनाइट होगी, और वो कितनी होगी उसका आंसर √2g के इक्वल होगा, बट कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो m पॉइंट और n पॉइंट पे बर्नौली अगर अप्लाई करते हैं तो m पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे प्रेशर एट m। जस्ट हम इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, m और n पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन है, तो ρgh वाला टर्म हम 0 लिख देंगे। तो m पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो गया प्रेशर एट m प्लस हाफ ρvm स्क्वायर प्लस ρgh वाला टर्म 0, प्रेशर एट n प्लस हाफ ρvn का स्क्वायर प्लस ρgh वाला टर्म 0 हो गया। प्रेशर एट m एंड प्रेशर एट n अगर हम निकालें तो प्रेशर एट m अगर देखा जाए तो नो डाउट जस्ट ये हाइट है हमारे पास x1 के इक्वल, सो प्रेशर बिकम्स P0 प्लस x1 ρg, P0 प्लस x1 ρg के इक्वल होगा। और सिमिलरली अगर n पॉइंट पर देखें तो ये हाइट कहीं के हमारा x2 के इक्वल है, सो n पॉइंट पर भी प्रेशर होगा P0 प्लस x2 ρg के इक्वल। दोनों को हम पुट कर देते हैं तो प्रेशर एट m हो गया P0 प्लस x1 ρg प्लस हाफ ρvm स्क्वायर, vm टेंस टू 0 है इसलिए 0 लिख दिया, प्लस ρgh वाला टर्म 0 ही है। प्रेशर एट n P0 प्लस x2 ρg प्लस हाफ ρv स्क्वायर कर दिया, स्पीड एट द पोजीशन n हम मान के चल रहे हैं v के इक्वल है। अब यहाँ से P0 वाला टर्म कैंसिल हो गया, हैंस हाफ ρv स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू ρg, और x1 माइनस x2 किसके इक्वल है, एक्चुअल में y के इक्वल है। सो दैट फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू आ गया हमारे पास √2g x1 माइनस x2, बट नो डाउट x1 माइनस x2 y के इक्वल है, हैंस वेलोसिटी आ गया √2gy। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। जस्ट ये इक्वेशन नंबर 5 और जो हमारे पास इक्वेशन बने अब उसका हेल्प निकाल लेते हैं टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए पहला केस तो यही है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट टैंक से लिक्विड का डाउनफॉल हुआ वो यहाँ पे राइज किया, बट इसी ट्यूब के रास्ते से वो मूव किया होगा। अब इस ट्यूब से जब मूव कर रहा होगा, लेट से dt टाइम में मूव किया वो,
तो डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसमें कंटेंट है उस कंटेंट का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, और जो यहाँ पर ऑक्यूपाई हुआ इस कंटेंट का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, और जो यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्टी हुआ खाली हुआ इस कंटेंट का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, यानी तीनों का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट सेम होगा। वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट होगी क्योंकि वाई हमारा चेंज हो रहा है। तो जस्ट हम डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन इसके अंदर डिफाइन कर दिया। तो ये लेंथ हो गया हमारे पास वी डी टी के इक्वल, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ वी डी टी। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस गिवन ट्यूब का ए नॉट के इक्वल दिया है। इट मीन्स ये लेंथ आ गया वी डी टी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है। सो इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट हो गया ए नॉट इंटू वी डी टी। तो जस्ट इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट और इस पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट तीनों का सेम होगा। हम भी सेम कर देते हैं। तो A1 इंटू डी एक्स वन इक्वल टू A2 इंटू डी एक्स टू, साथ में सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट वी डी टी इंटू ए नॉट के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम्स निकालना है। तो जस्ट उस टाइम को निकालने के लिए किसी तरह से डी एक्स वन को हटाते हैं या फिर डी एक्स टू को हटा देते हैं, किसी एक को निकाल देते हैं। बट डी एक्स वन मैं पहले से निकाल चुका हूँ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन यही हमारे पास है। थर्ड इक्वेशन है डी वाई और डी एक्स वन में एक रिलेशन, और जस्ट एक इक्वेशन का और हेल्प ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड का। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया ये, इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ गया एक, और एक इक्वेशन नंबर फोर्थ है, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ जस्ट हमारे पास यही है, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। A1 को वैसे ही रख दिया A1। डी एक्स वन की हम बात करें तो डी एक्स वन हम लोगों को ऊपर से दिख रहा है डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस A1 बाई A2 के इक्वल है। डी एक्स वन जस्ट यहाँ से डी एक्स वन देखा जाए तो डी एक्स वन इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस A1 बाई A2 के इक्वल है। इस डी एक्स वन को उठा करके हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। डी एक्स वन का मैग्नीट्यूड ये है। वी की बात करें, ऑलरेडी ऊपर दिख रहा है इक्वेशन में √2GY के इक्वल है, दैट इक्वल टू √2GY और इंटू डी टी इंटू ए नॉट के इक्वल लिख दिया। सो यहाँ से भी इक्वेशन जो आ रहा है हमारे पास, ये A2 अब ऊपर चला गया, हो गया A1 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। इस ए नॉट को हमने इधर ला दिया, और लास्ट बचा डी वाई के साथ हम y को ला दिए, यानी डी वाई डिवाइडेड बाई √y के इक्वल आ गया। नेक्स्ट बचा √2g इंटू डी टी, इसी का अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट की बात करें तो टाइम तो t इक्वल टू 0 से t तक ही करेंगे, बट y की लिमिट की बात करें तो स्टार्टिंग में जिस समय t इक्वल टू 0 पर हम यानी रिलीज किए, उस स्टैंड पर हमारा जो डिफरेंस था इन द वर्टिकल कॉलम ऑफ द टैंक वो H1 माइनस H2 के इक्वल है, और जिस समय सेम लेवल पर आ जाएगा उस स्टैंड पर डिफरेंस बाई 0 के इक्वल हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने एक माइनस साइन दे दिया है। माइनस साइन इसलिए दिया क्योंकि y हमारा डिक्रीजिंग है। जस्ट डी वाई यानी एक तरह से डी वाई बाई डी टी की तरह से थिंक किया जाए तो रेट है वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है, लिमिट रखते ही इस बात का ध्यान देना होगा, कोई ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो नो डाउट डी वाई हमारा डिक्रीजिंग है, इसलिए H1 माइनस H2 से 0 डिक्रीज कर रहा है। सो हैंस एक माइनस साइन दे दिया क्योंकि रेट है ये डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट हमने क्या किया, A1 A2 डिवाइडेड बाई ए नॉट A1 प्लस A2 इंटू 2√y, इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट को हमने चेंज कर दिया, 0 से H1 माइनस H2 कर दिया। जस्ट लिमिट हमने चेंज कर दिया। जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे एक और माइनस साइन आएगा, और वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। सो फाइनली ये प्लस हो जाएगा, इंटू 2√y 0 टू H1 माइनस H2 के इक्वल हो गया। √2g इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t ही हो गया, लिमिट 0 टू 2 यानी t आ गया। अब हम लिमिट यानी यहाँ पे पुट कर दें डेटा। सो टाइम आ गया हमारे पास t इक्वल टू A1 A2 डिवाइडेड बाई ए नॉट ब्रैकेट में A1 प्लस A2। √2 इससे कैंसिल हो गया, एक √2 बच जाएगा लेकिन, और √g नीचे चला आया हमारे पास। तो फाइनल आंसर A1 A2 अपॉन ए नॉट ब्रैकेट में A1 प्लस A2 होल रूट 2 टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2 बाई g, और यही हमारा आंसर है।